हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली धीमान। हम जो चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं उसका हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, जो क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। इस वन शॉट रिवीजन ये आपके लिए इनफ होगा। आपके अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप लास्ट टाइम पे, वैसे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप पूरे पूरे लेक्चर्स देखो अगर आपके पास टाइम है। लेकिन आप जैसे कि एग्जाम से थोड़ी देर पहले ही या कोई वीडियो देख के जाना चाहते हो जिससे आपका फुल फ्लेज रिवीजन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए गो टू है। तो इस वीडियो में बाबू हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के स्टार्टिंग टू एंड क्या क्या चैप्टर्स में की पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे हमें करना है। मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगी, अगर आपके एग्जाम को भी टाइम है तो मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे हैं। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे नोट्स पढ़ के जाते हो तो उससे बाहर कोई टॉपिक नहीं आने वाला है और वो बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स हैं। मतलब आप 90 प्लस उससे लेके आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पावर शेयरिंग के हम अंदर 7 टॉपिक बेसिकली पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि सबसे पहला टॉपिक है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, यूरोप के अंदर एक कंट्री है। मैं साथ साथ सब चीज की क्लिप्स स्क्रीन पे लगाती रहूंगी, आप पोज करके 2 सेकंड के लिए उसको देखना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आधी है। मतलब हरियाणा के अंदर 2 करोड़ लोग रहते हैं और बेल्जियम में सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हैं। मतलब आप ये देखो कि हमारी तो कंट्री के अंदर की स्टेट इतनी सी है और इनकी पूरी की पूरी कंट्री इतनी है। ठीक है, और इनका जो एरिया है वो भी हरियाणा से जस्ट हाफ है। तो इतनी छोटी कंट्री है। अब इसका एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है हमें ये समझना है। मतलब इतनी छोटी कंट्री के अंदर भी इतने तरह के लोग रह सकते हैं। अब देखते हैं बाबू कैसे है ये। वहां पे 3 कम्युनिटी रहती हैं, जिसमें सबसे पहली कम्युनिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी है डच स्पीकिंग कम्युनिटी और तीसरी कम्युनिटी है जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप मुझे 1 सेकेंड का टाइम दो। यहाँ पे आएगा वेलोनिया। चलो इसको समझते हैं, वेलोनिया और फ्लेमिश क्या है। देखो, 3 कम्युनिटी रहती है जिसमें से कि 40% क्या है फ्रेंच स्पीकिंग है, डच है जो 59 स्पीकिंग है और जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो बेल्जियम है ना, उसके चारों तरफ 4 कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें से कि सबसे पहली कंट्री है फ्रांस जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, दूसरी कंट्री है जर्मनी जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, तीसरी कंट्री है लग्जमबर्ग और चौथी कंट्री है नीदरलैंड जहाँ पे डच लैंग्वेज बोली जाती है। तो इन तीनों कंट्री का हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का असर इस कंट्री पे, या फिर यहाँ से लोग यहाँ पे आके रहे हैं तो वो इन लैंग्वेजेस को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक कॉन्सेप्ट में आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। मेजोरिटी उनको कहते हैं जो ज्यादातर होते हैं और माइनॉरिटी उनको कहते हैं जो कम होते हैं। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि 10 में से 6 लोग डच हैं तो वो मेजोरिटी में है और 4 फ्रेंच है तो वो माइनॉरिटी में है। यहाँ पे क्या है कि 40% फ्रेंच है, 59 डच है और 1% जर्मन है। तो हमें सीधे सीधे समझ आ रहा है कि जो मेजोरिटी में है वो डच है और माइनॉरिटी में फ्रेंच और जर्मन है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये 1 मार्क में भी आता है, कि जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो कौन से रीजन में रहती है। याद रखेंगे वो वेलोनिया वेलोनिया रीजन में रहती है। और जो डच कम्युनिटी है वो कहाँ पे रहती है, वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। ठीक है, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड ऐसे होता है कि जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल, उसमें फ्रेंच और डच दोनों कम्युनिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंच है वो 80% है और जो डच है वो 20% है। तो मतलब यहाँ पे जो फ्रेंच है वो मेजोरिटी में और जो डच है वो माइनॉरिटी में है। ऊपर से बाबू जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो ज्यादा रिच और पावरफुल है, क्योंकि उनको फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग एजुकेशन का बेनिफिट मिला है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिला है, जिस वजह से वो ज्यादा रिच और पावरफुल है। आई होप आपको ये समझ आया एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हम 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, तो पहली कंट्री के बारे में तो हमने पढ़ लिया बेल्जियम के बारे में। अब जो दूसरी कंट्री है वो है श्रीलंका। मैं आपको श्रीलंका के बारे में बता देती हूँ। एक आइलैंड कंट्री है, इंडिया की सदर्न नेबर है और इस कंट्री के अंदर भी इतनी ही पॉपुलेशन है जितनी हरियाणा के अंदर है। हरियाणा जितनी पॉपुलेशन है और एरिया भी इनका लगभग उतना ही बड़ा है। अब इसमें देखते हैं कितने तरह के लोग रहते हैं। देखो यहाँ पे ना 3 तरह के लोग रहते हैं, इन तीनों तरह के लोगों को हम समझेंगे। सबसे पहले तमिल, जो लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना वो लैंग्वेज के बेसिस पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले लोग हैं जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो सिन्हाला, एक वहां पे लैंग्वेज बोल जाती है, उनकी लोकल लैंग्वेज है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। और एक है तमिल प्लस सिन्हाला, मतलब ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल और सिन्हाला ये दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं।
अब इसको हमने ऐसे डिवाइड क्यों किया, इसके लिए एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि ये जो तमिल है ये हिंदू और मुस्लिम्स हैं, और जो सिन्हाला है वो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म एक रिलीजन होता है, इस फॉलो करते हैं। तमिल और सिन्हाला जो है वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, तो इस वजह से हमने इनका इस तरह से डिवीजन दिया। एक चीज और है बाबू, जो चार्ट हमने पिछले एथनिक कॉम्पोजिशन में बेल्जियम में बनाया था, और ये जो चार्ट हम एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका में बना रहे हैं, आप ऐसा कैसे चार्ट भी बना के आएंगे, बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। दूसरा, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। आप इसको एक्सप्लेन कर दो सिंपली, टीचर को लगेगा आपको सब आता है, तो मार्क्स फुल आ जाएंगे। यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ। तमिल सिन्हाला, तमिल प्लस सिन्हाला, तमिल 18% है, सिन्हाला 74% है, और जो बाकी के तमिल प्लस सिन्हाला है वो 7% है। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है मेजोरिटी में कौन है, यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स हैं, और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो माइनॉरिटी में है, जो कि 18% है। अब देखो, जो तमिल स्पीकर है फर्दर और डिवाइडेड है, मतलब उनके और दो सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप्स मतलब उस ग्रुप के भी और ग्रुप्स हैं, क्या क्या। एक है श्रीलंकन तमिल्स, मतलब जो श्रीलंका में ही रहते हैं, श्रीलंका में रहने वाले लोग जो तमिल बोलते हैं। एक है इंडियन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझा देती हूँ मैं शॉर्ट में, कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे श्रीलंका में कॉफी एंड टी की प्लांटेशन होती थी, तो उसमें काम करने के लिए वर्कर्स की नीड पड़ती थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडियंस को लेके जाते थे तमिलनाडु से, और वहां पे उनसे काम कराते थे। अब जब वो वहां रहने लगे तो इवेंचुअली वो वहीं पे सेटल हो गए, और वो वहां पे जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको तमिल लैंग्वेज लेते हैं। वो इंडिया से गए तो इस वजह से उनको क्या कहा गया, इंडियन तमिल्स। तो जो श्रीलंकन तमिल है वहीं के रहने वाले तमिल्स है वो 13% है, और जो इंडियन तमिल्स है वो 5% है। तो ये पूरा का पूरा है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब देखो, यहाँ पे भी इतनी तरह की कम्युनिटी है, बेल्जियम में भी इतनी तरह की कम्युनिटी थी, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए। सिंपल सी बात है ना बाबू, आपके घर में आप और भाई रहते हो आपका, तो लड़ाई होती है ना। और यहाँ तो इतनी तरह की कम्युनिटी रह रही है, उसमें इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं सोच का क्लैश होगा ना। तो वहां पे भी लड़ाइयां हुई है, यहाँ पे भी लड़ाई हुई है। वहां पे जो लड़ाई है वो 1960s में हुई है, यहाँ पे जो लड़ाई हुई है उसका ईयर आपके लिए मेंशन नहीं है। बस ये समझना कि यहाँ पे लड़ाइयां जो थी इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हो गई थी। इंडिपेंडेंस इनका 1948 में हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे लड़ाइयां इसके लिए स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। आप पोस्ट करना वीडियो, बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन का पूरा चार्ट उतार लो और उसको एक्सप्लेन कर देना। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका आता है, तो ये पूरा चार्ट बना के आ सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर देना। इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि यहाँ पे ना पॉइंट आउट करके लिख देना कि ये जो तमिल से माइनॉरिटी में है, ये मेजोरिटी में है, और ये भी माइनॉरिटी में है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर हुआ क्या, मतलब हमने पढ़ लिया कि इनका एथनिक कॉम्पोजिशन, यहाँ पे कितने तरह के लोग रहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। मैं आपको एक चीज, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो मेरे नोट्स हैं उसमें हर टॉपिक के पहले क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने कैसे वाला है। तो मैं अगेन यही बोलूंगी कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, आपके बोर्ड्स में भी टाइम है और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप प्लीज एक बार मेरे नोट्स खोल के देखिए। और मैंने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से नोट्स बनाए हैं, उसमें हर एक टॉपिक इंक्लूडेड है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब ये समझ लो कि एक्सेप्टेंस इन बेल्जियम, कि बेल्जियम में हर चीज को अच्छा अच्छा किया गया। हमने दो कंट्रीज पढ़ी है, एक कंट्री में अच्छा अच्छा होगा, एक में बुरा बुरा होगा, तो हम बेल्जियम पहले पढ़ रहे हैं, उसमें क्या अच्छा होने वाला है अब हम ये देखते हैं। देखो यहाँ पे ना पावर को शेयर किया गया, चैप्टर का नाम ही है ना, पावर को शेयर करना है, पॉलिटिकल पावर को शेयर करना है। तो यहाँ पे पावर को शेयर कैसे किया गया ये समझते हैं। देखो, सेंटर पे गवर्नमेंट बनाई। सेंटर की गवर्नमेंट सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है जो रूल करती है, जिसका हेड या तो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो सेंटर की गवर्नमेंट है उस पर हाफ मिनिस्टर डच होंगे, हाफ मिनिस्टर फ्रेंच होंगे। हालांकि कंट्री में मेजोरिटी में डच है, माइनॉरिटी में फ्रेंच है, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे क्या एक्सेप्ट किया कि दोनों के मिनिस्टर्स हाफ हाफ रहेंगे, कि अगर देश में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन को लेने के लिए दोनों कम्युनिटी के लीडर से पूछा जाएगा। कोई भी एक कम्युनिटी यूनिलेटरली, मतलब अकेले उसको चेंज नहीं कर सकती है। दूसरी चीज, स्टेट इज नॉट सबोर्डिनेट टू सेंटर। अब सबोर्डिनेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबोर्डिनेट का मतलब होता है एक तरह से अंडर। कि देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो सीएम होता है वो, उसकी पावर कम होती है, पीएम की पावर ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट है वो सबॉर्डिनेट नहीं होगी सेंटर के, वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकती है। जो सेंटर की गवर्नमेंट है उनके ऊपर कुछ थोप नहीं सकती। तो सेकंड पॉइंट सिर्फ इतना याद रखना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इज नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंटर गवर्नमेंट। चौथी चीज, अब एक गवर्नमेंट हमने ब्रुसेल्स में अलग बनाई है, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पे वो कॉम्प्लेक्स हो गई थी चीजें, है ना। वहां पे फ्रेंच मेजोरिटी में थे और जो डच थे वो माइनॉरिटी में थे, तो यहाँ पे हमने एक अलग ही गवर्नमेंट बना दी। अब इस अलग गवर्नमेंट के क्या अंदर सीन था, देखो, हाफ डच हाफ फ्रेंच।
क्यों हाफ डच हाफ फ्रेंच? क्योंकि सेंटर पे भी तो हमने ऐसे किया, भले ही यहाँ पे फ्रेंच मेजोरिटी में हो, पर क्योंकि हमने सेंटर पे कॉम्प्रोमाइज किया है डच पीपल ने, तो यहाँ पे फ्रेंच पीपल ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी है उसमें भी दोनों कम्युनिटी के लीडर्स इक्वली डिसीजन लेंगे। चौथी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर 2 मार्क 3 मार्क में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो कि ब्रुसेल्स में बनाई गई। इसका सिर्फ सोनली एक काम था कि ये लैंग्वेज, कल्चर और लिंग्विस्टिक चीजों से, लैंग्वेज की चीजों से रिलेटेड लॉज जितने भी होंगे ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। मतलब जो देश के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उस पर आप काम करो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो मुद्दे इस लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन से रिलेटेड है, उस पर कौन काम करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को हमने अलग ही एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बना दिया, विच विल बी डीलिंग इन द मैटर्स ऑफ लैंग्वेज, एजुकेशन एंड कल्चर। तो इन चीजों के ऊपर सारे के सारे रूल्स कौन बनाएगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये चारों चीजें बेल्जियम में हुई, जिससे कि यहाँ पे सेंटर ने पावर शेयर करी, यहाँ पे स्टेट को भी अलग से पावर दी गई, गवर्नमेंट जो है ब्रुसेल्स की उसको भी हाफ हाफ डिवाइड किया गया, और फिर एक अलग टाइप की गवर्नमेंट बनाई जिसके साथ पावर शेयर करी। तो जो लोग वीकर थे उनको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है ना, उनके लिए जो उनके मुद्दे थे उन पे लॉ बनाने के लिए उनको एक गवर्नमेंट मिल गई। तो ये सब चीजें बेल्जियम में हुई है। दूसरी बात बाबू, एक चीज और है, अगर आप तो आंसर्स लिख के आते हो ना बोर्ड्स में या फिर अपने स्कूल के एग्जाम्स में कहीं भी, तो इन चीजों की ना हेडिंग्स बनाओ, मतलब हेडिंग्स बना के लिखो। हेडिंग्स बनाने से क्या होता है कि जब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं ना, तो उनको हेडिंग्स से लगता है कि बच्चों को एटलीस्ट इतना आता है, तो कई बार उस पर फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप हेडिंग्स बनाओ, उसके बाद उस चीज को एक्सप्लेन करो, इसकी हैबिट डाल लो। ये आपको 9, 10, 11, 12 जैसी क्लासेस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। हर चीज की हेडिंग बना के लिखा करो। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का सिंपली ये मतलब होता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अपनी अपनी चलाती है, वो अपनी ही चीजें करेगी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिल्कुल ध्यान नहीं देगी और अपने ही लोगों को प्रेफर करेगी। तो ये सब चीजें हम मेजोरिटेरियनिज्म के अंदर देखते हैं। मेजोरिटी से वर्ड बना है मेजोरिटेरियनिज्म, तो हमें तो समझ आता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपनी डोमिनेंस, अपनी दबाव दिखाने की कोशिश कर रही है माइनॉरिटी कम्युनिटी पे। अब सिन्हाला में क्या हुआ है देखो, इनको ना इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1948 में। इसको आप याद कैसे रख सकते हो कि इंडिया को 47 में मिली थी, तो इनको 48 में मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद जब गवर्नमेंट थी यहाँ पे, गवर्नमेंट किसने बना ली थी? वो गवर्नमेंट मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला पीपल ने बना ली थी। मतलब जो सिन्हाला मेजोरिटी में थे उनको ज्यादा वोट मिले तो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। अब जब वो गवर्नमेंट में आए हैं ना, तो उन्होंने बहुत गलत गलत पॉलिसीज अपनाई है। वो क्या पॉलिसीज थी देखो, 1956, ये इंपॉर्टेंट है, 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया सिन्हाला को। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है पहले ये समझते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जिस भी लैंग्वेज में उस कंट्री का ऑफिशियल काम होगा, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, आप ऑफिस में जाते हो, बैंक में जाते हो, तो इसी लैंग्वेज में आपसे फॉर्म्स फिल कराए जाएंगे, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो वहां पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो किसको डिक्लेयर कर दिया? सिन्हाला को। तमिल लैंग्वेज वाले बाहर में जाओ, आपको नियम पूछ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिन्हाला के लोगों को पूछ रहे हैं। उसके बाद आपको याद है जो सिन्हाला पीपल थे वो कौन सा धर्म अपनाते थे? बुद्धिज्म। तो उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को भी फॉस्टर किया। फॉस्टर का मतलब है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉज बना दिए कि जिससे बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम हैं वो भी बुद्धिज्म को ही फॉलो करें, मतलब एक तरह से अपना धर्म प्रचार किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? प्रेफर्ड सिन्हाला इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब थी, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन थे, उसमें सबको किसको प्रेफर किया गया? एक तरह से पार्शियलिटी, जैसे टीचर्स करते हैं ना कभी कभी स्कूल में कि एक बच्चे को ज्यादा प्रेफर करते हैं, को कम करते हैं, तो वही चीज हुई है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया कि जो सिन्हाला लोग थे उनको प्रेफर किया, जॉब सारी उनको दे दी अच्छी अच्छी, गवर्नमेंट में पोजिशन उनको दे दी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको दे दिए। उसके बाद आप मुझे बताओ, अब वो जो कमजोर बच्चा है जिसको टीचर प्रेफर नहीं करिए, उसके साथ गलत गलत करिए, उसको कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा ना। अब वो कमजोर बच्चा यहाँ पे कौन है? तमिल है। इनको बहुत गुस्सा है, इनको ना एलिनिएटेड फील होने लगा। ये वर्ड याद रखना, एलिनिएटेड। एलिनिएटेड का मतलब होता है इग्नोर, ठीक है। इनको फील होने लगा कि हम तो अपने ही देश में एलियन बन के रह गए हैं, हम तो अपने देश में इग्नोर हो रहे हैं, हम क्या करें? भाई तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है हमसे, तो हमें क्या दे दो? एक सेपरेट कंट्री दे दो। जब आप हमारी सुन ही नहीं रहे हो तो हमें क्या दे दो? एक सेपरेट कंट्री दे दो। उसको इन्होंने तमिल में नाम दिया सेपरेट इलम, ठीक है। इलम याद रखना बाबू, ये वर्ड सेपरेट इलम, सेपरेट कंट्री आप हमें प्रोवाइड कर दो। जब उन्होंने सेपरेट कंट्री की डिमांड करी, तो आप बताओ जब सिन्हाला इतना ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या वो इस डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। उन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करा और इवेंचुअली वहां पे क्या हो गई? सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर होती है जो देश के नागरिकों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो ये सारी चीजें एक बार बहुत जल्दी से समझते हैं। 1948 में इंडिपेंडेंस मिली, गवर्नमेंट किसकी बन गई? सिन्हाला की।
1956 में एक एक्ट पास करा जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिन्हाला को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कौन सा रिलीजन को बढ़ावा दिया गया? बुद्धिज्म को। ठीक है, सिन्हाला को प्रेफर किया गया गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कोई बात नहीं। उसके बाद देवताम्बिस कह रहे हैं भाई इतनी प्रॉब्लम है तो हमें अलग देश बना दो, अलग कंट्री बना दो, है ना। इन्होंने बहुत सारी पार्टीज भी बनाई थी, बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए, प्रोटेस्ट किए। उसके बाद क्या कहा, हम एक अलग कंट्री बना दो, एक अलग इलम बना दो। इवेंचुअली क्या हो गई, वहां पे सिन्हाला नहीं माने और सिविल वॉर हो गई। 4 टॉपिक कवर हो गए हैं, 2 टॉपिक बस रहते हैं। 10 मिनट्स में अप्रॉक्स ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमें एक ही बात कही जा रही है, पावर शेयर करो, पावर शेयर करो। पावर शेयर करनी क्यों है? अगर मैं आपसे कोई भी काम करने के लिए कहती हूँ, कुछ भी काम करने के लिए कहती हूँ कि आप यहाँ से उठ के वहां जाओ, आप पूछोगे तो क्यों जाना है, आप रीजन तो पूछोगे। तो ऐसे ही हमसे भी टीचर्स पूछेंगे कि पावर शेयर करनी क्यों है, आप आंसर में क्या लिखोगे? आप पूरी कहानी लिखोगे बेल्जियम और श्रीलंका की? अब वो तो एग्जाम्पल में आएगी ना कि वहां पे ऐसा हुआ तो नहीं करना है, आपको रीजन तो कुछ देना पड़ेगा। तो उसके रीजन के लिए आपको 2 रीजन याद करने पड़ेंगे। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। देखो, कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल, कि पावर शेयर करनी चाहिए, सही में हमारी इच्छा है पावर शेयर करने की। वाई टू शेयर पावर, क्यों करनी है हमें पावर शेयर, क्यों करनी है? देखो, इसके 2 रीजन है, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक है मॉरल रीजन। और मेरा एक तरीका है इसको लर्न कराने का कि जो प्रूडेंशियल रीजन है ना वो सोचेंगे दिमाग से, और जो मॉरल रीजन है वो सोचेंगे दिल से। मतलब इसका क्या मतलब है? देखो, प्रूडेंशियल रीजन हमें कह रहा है कि दिमाग से सोचना है, समझदारी से सोचना है। प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब होता है समझदारी दिखाना। समझदारी क्या है कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी के साथ पावर शेयर नहीं करोगे तो क्या होगी? लड़ाई होगी। क्या हुआ श्रीलंका में? लड़ाई हुई। तो क्यों पावर शेयर करनी चाहिए? इसलिए पावर शेयर करनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब आप मुझे एक चीज और समझाओ कि जब श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई, वहां पे सिविल वॉर हुई, तो क्या सारा नुकसान तमिल्स का ही हुआ? क्या सारा नुकसान तमिल्स ने झेला? नहीं। जब वॉर होती है तो दोनों कम्युनिटी नुकसान झेलती हैं। 2 लोग जो लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोनों आपस में नुकसान झेलते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक कम झेले, एक ज्यादा झेले, लेकिन झेलेंगे दोनों। दोनों को ही जो नुकसान है वो सफर करना पड़ेगा। तो क्या वो होगा कि अगर तो आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, पावर शेयर नहीं कर रहे हो, तो उन्हें तो नुकसान हो गई, आपको भी होगा। मतलब जो टायरनी है ना, जो दादागिरी है मेजोरिटी कम्युनिटी की, वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए बुरी नहीं है, वो मेजोरिटी के लिए भी खराब है। तो इस वजह से हमें पावर शेयर करनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सिंपली समझ लो, पोटेंशियल रीजन है, दिमाग सोचेंगे क्यों नहीं करनी है पावर शेयर, क्यों करनी है पावर शेयर, कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्लियर? उसके बाद मोरल रीजन क्या कहता है? मोरल रीजन कहता है दिल से सोचो, अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान क्यों बनना है? देखो, आपको, आप एक कंट्री के लोगों को रूल कर रहे हो, ठीक है, एक कंट्री के ऊपर आपका रूल है। हर इंसान की आपसे उम्मीद है, आपकी गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ करेगी। अगर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करेगी तो उनकी डिग्निटी खत्म हो जाएगी, है ना, देश में उनको कोई पूछेगा नहीं, उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, इक्वालिटी नहीं रहेगी। तो मोरल रीजन सिंपल सा ही कहता है कि जिन लोगों के आप ऊपर रूल करने वाले हो उनसे पूछो तो सही, उन्होंने आपको चुना है कि वो रूल होना कैसे चाहते हैं। तो मोरल रीजन हमें सिर्फ इतना कहता है कि हमें डिग्निटी और इक्वल ट्रीटमेंट देना सारे सिटीजन को। ये हमारे दिल की बात है, अच्छी बात है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर हम देंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, लड़ाइयां नहीं होंगी। तो यही 2 रीजन हैं कि जिसकी वजह से हमें पावर को शेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट से पढ़िए इनको। आप वर्ड बाय वर्ड अच्छी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो एक बार नोट से पढ़िए। नहीं है पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम 2 घंटे में है, कल को है, तो फिर आप इसको ही अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, की पावर शेयर करनी है, कैसे पावर शेयर करनी है, सब कुछ पढ़ लेंगे हम पावर शेयरिंग के बारे में साथ में। देखो, पावर शेयर कैसे करनी है, सिंपल है, बहुत इजी है। 4 टॉपिक्स हैं इसमें। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल का कैसे मतलब होता है? जो ऐसे लाइन खींचती है ना उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। देखो ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में हम कंट्री के 3 ऑर्गन्स को एक लाइन में रखते हैं जिनकी पावर्स इक्वल है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को पूरा करते हैं, जो बना उसको काम करते हैं उसके ऊपर, जुडिशरी हमें इंसाफ देती है। देखो, ये तीनों ऑर्गन्स हैं, तीनों की पावर्स लगभग बराबर होती हैं, तो हमने इसको एक लाइन पे रख दिया। ठीक है, कैसे लिखना है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है? जिसमें 3 चीजें आती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों को हमने एक लाइन पे रख दिया क्योंकि इनकी जो पावर्स है वो इक्वल्स है। ठीक है, इक्वल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो पावर शेयर करते हैं ना बाबू, उसमें ये एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं कि दूसरा कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेजिस्लेचर देखा, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, जुडिशरी कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, जुडिशरी देखेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो ये ऐसे आपस में एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। दूसरे की कोई गलती होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए उस पर एक्शन लेंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। याद रखना, हॉरिजॉन्टल डिवीजन और सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस एक चीज है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिवीजन में कौन आते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बहुत एमसीक्यू आते हैं इस पे, बहुत हद एमसीक्यू आते हैं जिसमें पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन में कौन कौन आते हैं। याद रखेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। उसके बाद
वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, देखो जो पावर है ना वो सेंटर टू लोकल जाती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, जिसका हेड पीएम होता है, वो पावर थोड़ी सी स्टेट गवर्नमेंट को देता है। चाहे तो पीएम पूरी कंट्री में खुद रूल कर सकता है ना, उसने फिर भी सीएम रखे, मतलब रूल बनाए ऐसे कि जो स्टेट है उनके ऊपर सीएम रहे, वो कंट्री को रूल करें, स्टेट को रूल करें। तो स्टेट को सेंटर ने थोड़ी सी पावर दी। उसके बाद आपके लोकल एरियाज में भी तो होते हैं ना, म्यूनिसिपैलिटी होती है, पंचायत होती है, तो जो स्टेट होती है वो अपनी थोड़ी सी पावर लोकल गवर्नमेंट को देती है। इसमें याद रखना एक वर्ड, इसको हम फेडरल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या? हॉरिजॉन्टल को तो हमने बोला चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन को हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन। फेडरल डिवीजन मतलब जिसमें पावर ऊपर से नीचे शेयर होती है, फ्रॉम सेंटर टू स्टेट टू लोकल। इसमें तीनों की पावर इक्वल नहीं होती, इस वजह से सेंटर को सबसे ऊपर रखा गया, उसकी पावर ज्यादा होती है, फिर स्टेट को रखा गया और फिर लोकल को रखा गया, क्योंकि इसमें जो पावर है वो ऐसे डिवाइड होती है। इसमें एक चीज और याद रखेंगे, ये हर कंट्री में फॉलो नहीं होता, हर डेमोक्रेसी में फॉलो नहीं होता, पर इंडिया में फॉलो होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा बेल्जियम में ना एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ भी पावर शेयर करी गई थी। उसके बाद वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी थे, बहुत सारे गवर्नमेंट्स थे। तो उस तरह से ना पावर को जब वर्टिकली शेयर किया जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं वो बिटवीन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप समाज के ग्रुप, सोशल मतलब समाज, ठीक है, सोसाइटी, सोशल एक चीज होती है। देखो अब क्या हुआ, हमें समाज के ग्रुप के साथ पावर शेयर करनी है। भाई समाज में तो सब लोग बराबर होते हैं, फिर क्यों पावर शेयर करनी है? हमें इसलिए पावर शेयर करनी है क्योंकि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं बाबू, जो स्टार्टिंग से डेवलपमेंट का फायदा नहीं ले पाए। अगर हम उनके साथ अब पावर शेयर नहीं करेंगे तो शायद वो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। इसके एग्जाम्पल से आप याद रखना, SC ST एंड वुमेन, क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, माइनॉरिटीज हमारे सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, तो हम इनको कुछ एक्स्ट्रा पावर देते हैं जिससे कि हमारे बराबर खड़े हो सके। उसके बाद हम पावर शेयर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में। पॉलिटिकल पार्टी में पावर कैसे शेयर होती है, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि मैं तो इलेक्शन नहीं जीतने वाला हूँ, तो वो दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं। जैसे अभी भी इलेक्शन जो हुए हैं उसमें इंडिया अलायंस बना था, जिसमें बहुत सारी पार्टीज ने आपस में कोलैब करके फिर इलेक्शन लड़े थे। तो अगर तो इलेक्शन लड़ने से पहले वो कोलैब करते हैं, उसको हम कहते हैं अलायंस, ठीक है। अब लेट्स सपोज दो पार्टियां दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ी थी और वो इलेक्शन जीत चुकी हैं। जब इलेक्शन जीत जाते हैं और उनकी मेजोरिटी नहीं आई, तो दो पार्टी ने आपस में हाथ जोड़े, अपने आपस में हाथ मिलाए और बोला कि हम आपस में मिलके मेजोरिटी प्रूव करेंगे लेजिस्लेचर में, तो उसको हम कहते हैं कोएलिशन। तो याद रखेंगे वो अलायंस जो इलेक्शन लड़ने से पहले पार्टी गठबंधन करती है, और कोएलिशन जो इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो जीत जाते हैं या फिर उनको जो सीट मिलती है अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए जो वो गठबंधन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोएलिशन। चलो पॉलिटिकल पार्टी में समझ आ गया। फिर प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स उनको कहा जाता है जो किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं उनसे रिलेटेड अच्छे रूल्स बनाने का, उनके रिलेटेड वर्क करने का कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। और मूवमेंट्स क्या होते हैं? मूवमेंट्स उनको कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा चिपकू मूवमेंट, है ना, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ये सब क्या है? ये मूवमेंट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए होते हैं कि हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, ये हमारी पावर है, आप हमें ये पावर दो कि हाँ आप हमारी बात मानो, गवर्नमेंट को कह रहे हैं, ठीक है। नर्मदा पे ऊपर डैम नहीं बनने देंगे, ये हमारी पावर है, हम आपसे कह रहे हैं, हमसे पावर शेयर करो आप, ठीक है। तो ये चीजें कैसे होती है बाबू? पॉलिटिकल पार्टी के जिसमें अलायंस कोalition, प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट से पावर लेते हैं जिनसे वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप हमारी बात सुनो, और मूवमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए गवर्नमेंट को कहती है कि आप हमारी बात सुनो। अगर तो गवर्नमेंट इनको ये पावर ही ना देती तो क्या कह पाते? अगर लेट्स सपोज मैं प्रोटेस्ट करने सड़क पे निकली, मुझे उठा के जेल में डाल दिया, मुझे पावर ही नहीं दी, तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो यही चीज है बाबू कि गवर्नमेंट ने मुझे पावर दी है तभी तो मैं प्रोटेस्ट कर पा रही हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है। तो इसी तरह से पावर को शेयर करना चाहिए। फिर से एक बार समझते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन, एक ऐसे लाइन में डिवीजन होगा जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवीजन होगा। इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक कंट्री के ऑर्गन्स को एक लाइन में रखा जाता है, फिर एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं। फिर वर्टिकल डिवीजन, जिसको फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें पावर सेंटर टू स्टेट टू लोकल जाती है, ठीक है। ये हर कंट्री में नहीं होता बट इंडिया में है। सोशल ग्रुप्स के बीच में हम जो वीकर सेक्शंस हैं, SC ST वुमेन, उनके साथ पावर शेयर करते हैं जिससे कि वो हमारे बराबर, मतलब जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हैं कम्युनिटीज, उनके बराबर खड़ा हो सके। देन पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने से पहले अलायंस करती हैं और कोalition करती हैं, वो आपस में पावर शेयर करती हैं जिससे कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सके। प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट देती है उनको पावर टू चेंज समथिंग इन मूवमेंट्स के साथ एक पर्टिकुलर कॉज के लिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर इजीली समझ आया हो। मैंने बहुत कोशिश करी है समझाने की, फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता, आप चाहते हो कि मैं इससे डिटेल लेक्चर बनाऊं,
तो आप मुझे उसके रिगार्डिंग कमेंट करके ये चीज़ बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आगे वीडियोस बना पाऊँगी। मुझे लगेगा कि मेरी वीडियोस लोग देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू।